Hey guys, this is your friend Srijan, and today we are going to talk about a blockchain called Polkadot. अब तुम में से बहुत लोगों को ये तो पता होगा कि मेरा एक विजन है कि हम लोगों को एजुकेट करें अलग अलग ब्लॉकचेन सिस्टम्स के बारे में, ताकि वो खुद उन्हें समझ पाए, उन पे कुछ अच्छा इनोवेटिव चीज डेवलप कर पाए जिससे अल्टीमेटली सोसाइटी को फायदा हो। ओके, तो आज आई हैव सेलेक्टेड दिस पोल्का डॉट बिकॉज इसमें रियली कुछ खास है, इसके पीछे काफी अच्छा दिमाग लगाया गया है। तो चलो आओ इसके बारे में जानते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन हो जाए इसका। तो ये दुनिया का सबसे पहला लेयर जीरो ब्लॉकचेन है, पोल्का डॉट। तो लेयर जीरो ब्लॉकचेन वैसी ब्लॉकचेन होती है जिसमें हम बस बेसिक इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं, जैसे नेटवर्किंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हार्डवेयर हो गया, बेसिक उसका कॉन्सेंसस हो गया। अब और उसमें जो इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं जो किसी चेन के स्पेसिफिक हो जाए या उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक हो जाए, उसको डिफाइन करे, वैसी चीज़ों को इसमें नहीं किया जाता है। तो अगर तुम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इसको समझते हो तो हाँ, तुम कह सकते हो कि लेयर जीरो ब्लॉकचेन एक टाइप ऑफ ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि ये ब्लॉकचेन ऑफ ब्लॉकचेन है, सिर्फ एक सिंगल ब्लॉकचेन नहीं है जैसे कि बाकी सारे चेन्स, इथेरियम, बिटकॉइन एंड अदर्स होते हैं, सोलाना वगैरह। तो ये ब्लॉकचेन ऑफ ब्लॉकचेन्स है। अब इसका मतलब क्या है, ये आगे के स्लाइड्स में बेहतर हम समझा पाएंगे जब इसका जो आर्किटेक्चर है वो समझाएंगे। तो ये मल्टी चेन इन्वायरमेंट को सपोर्ट करता है। अब मल्टी चेन का मतलब है कि पोल्का डॉट केवल एज अ वन चेन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके साथ और भी ब्लॉकचेन्स और भी अलग अलग सिस्टम्स आके जुड़ सकते हैं। अब इसका ये इम्प्लीमेंटेशन शार्डिंग की मदद से होता है। शार्डिंग आगे समझाएंगे, बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होता है। ठीक है, अब ये डेवलप किया गया था डॉक्टर गेविन वुड और उनकी टीम के द्वारा 2016 में। बेसिकली डॉक्टर गेविन वुड के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। मतलब बहुत जानी मानी हस्ती हैं ब्लॉकचेन के वर्ल्ड में। बेसिकली ये इथीरियम के को फाउंडर रहे हैं, सीटीओ भी रहे हैं, चीफ टेक्निकल ऑफिसर जो होता है इथीरियम के। एंड यही वो शख्स है जिन्होंने सॉलिडिटी लैंग्वेज को डेवलप किया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि डॉक्टर गेविन वुड का कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है अगर आप इथीरियम इकोसिस्टम से आते हो तो आपको इस आदमी को तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं ने पोल्का डॉट ब्लॉकचेन को भी डेवलप किया है। अब इनका एक विजन था कि इथीरियम 2.0 या इथीरियम में इम्प्रूवमेंट करने से पहले इन्हें विचार आया कि सिर्फ एक ब्लॉकचेन ही ऐसा नहीं हो कि राज करे पूरी दुनिया पे। ऐसा नहीं है कि ये कन्वर्ज कर दे सेंट्रल पॉइंट पे फिर से दुनिया को। तो इन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का सोचा जिसमें अलग अलग ब्लॉकचेन्स आके साथ में चल सके, इंटर ऑपरेट कर सके, थ्राइव कर सके, और पूरी दुनिया को अलग अलग सर्विसेज उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो प्रदान कर सके। तो पूरी इकोसिस्टम एज अ होल, अलग अलग इंडिविजुअल्स जहाँ पे सस्टेन कर पाए, साथ में काम कर पाए, एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए, इनका विजन कुछ ऐसा था एक ब्लॉकचेन सिस्टम को बनाने का। तो इसीलिए उन्होंने पोल्का डॉट को बनाया। अब साथ में उन्हें अपने कुछ और भी अच्छे अच्छे टीम मेंबर्स मिल गए थे जिनकी मदद से ये काम हो पाया। अब पोल्का डॉट जो है वो वेब असेंबली स्टैंडर्ड को यूज़ करता है। तो बेसिकली वेब असेंबली स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये बाइनरी कोड जो होता है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है तुम्हारे वेब ब्राउज़र में। तो पहले तो वेब ब्राउज़र में सिर्फ जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होता था, बट जावास्क्रिप्ट से ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होता है वेब असेंबली, और काफ़ी फास्ट ये रिजल्ट्स देता है। तो आज के ज़माने में वेब असेंबली की काफ़ी ज़्यादा ये मांग हो गई है। तुम सुनते होगे टर्म WASM, वाज्म करके, तो ये वेब असेंबली ही होता है। रस्ट लैंग्वेज, C++, ये सब जो है इसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प और सपोर्ट कर देते हैं, इसलिए इनका पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसमें एक आता है ये आर्किटेक्चर की, अब बात हम स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट रह गया इससे पहले बताने के लिए। बेसिकली तुम कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो पोल्का डॉट में। अब कुछ भी मीन्स कैसा भी वो ब्लॉकचेन हो सकता है, वो पब्लिक ब्लॉकचेन हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, परमिशन वगैरह भी हो सकता है।
तो कैसे भी तुम्हारी चेन हो तुम आके उसमें ज्वाइन कर सकते हो। अब ये ज्वाइनिंग वगैरह के क्या कॉन्सेप्ट है वो आगे अब हम बात करते हैं। अब हम लोग आर्किटेक्चर में घुसने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है रिले चेन। तो रिले चेन जो होता है वो पोल्का डॉट ब्लॉकचेन का कोर होता है। उसका दिल कह लो, कोर कह लो, जो भी, उसकी जान कह लो, आत्मा कह लो, जो भी कहना है। तो राइट साइड में ये एक इमेज दिख रहा है तुम्हें, एक सर्कल, और वो ही सर्कल बेसिकली तुम्हारा रिले चेन है। और इनफैक्ट पोल्का डॉट का जो लोगो होता है वो भी रिले चेन को ही दर्शाता है। तो रिले चेन बेसिकली नॉमिनेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्सेंसस पे बेस्ड होता है, जिसमें कि तुम्हारे वैलिडेटर्स रहते हैं। अब वैलिडेटर्स वो लोग होते हैं जो कि अपना डॉट टोकन्स, तो बेसिकली डॉट तुम्हारा पोल्का डॉट का नेटिव टोकन हो गया, जैसे इथीरियम का ईथर हो गया, बिटकॉइन का तो बिटकॉइन ही होता है, सोलाना का सॉल हो गया। तो तुम्हारा डॉट टोकन्स वो लोग स्टेक करते हैं, वैलिडेटर्स। अब वैलिडेटर्स का काम क्या होता है? जैसे बाकी इकोसिस्टम्स में तुम्हारा, बाकी ब्लॉकचेन सिस्टम्स में तो काम होता है कि वो लोग जो भी उनके पास ट्रांजैक्शन आया है वो सही है कि नहीं, उनकी वैलिडिटी चेक करते हैं और फिर न्यू ब्लॉक्स को वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब इसमें एक और टर्म आता है नॉमिनेटर का। तो नॉमिनेटर क्या करते हैं? वो भी अपना डॉट टोकन से स्टेक करते हैं, बट डायरेक्टली नहीं। वो तुम्हारे नेटवर्क की सिक्योरिटी को कंट्रीब्यूट तो करते हैं, बट नॉट डायरेक्टली। दे आर नॉट द वंस हु आर गोइंग टू वैलिडेट द ट्रांजैक्शंस। वो काम सिर्फ वैलिडेटर्स का है। नॉमिनेटर्स क्या करते हैं? वो वैलिडेटर्स को सपोर्ट करते हैं या बैक करते हैं विद देयर स्टेक्स ऑफ डॉट। अब जैसे मान लो कि एक वैलिडेटर है, मान लो मेरा दोस्त एक वैलिडेटर है, हम एक नॉमिनेटर है। तो अगर मेरे को भरोसा है कि वो बंदा अच्छे से ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेगा, ऑनेस्टली काम करेगा, तो हम क्या करेंगे कि उसे सपोर्ट करेंगे, अपना कुछ ये टोकन्स को स्टेक करके उसके लिए। अब ये इसलिए होता है क्योंकि अगर तुम्हारा रिवॉर्ड्स जनरेट होता है किसी एक वैलिडेटर के लिए, तो उसके साथ साथ जितने भी नॉमिनेटर्स एसोसिएटेड हैं उन्हें भी रिवॉर्ड्स मिलता है, क्योंकि भाई आप पहले तो वैलिडेटर को इंसेंटिवाइज किया जाता है कि आपने कुछ अच्छा काम किया है, इस इकोसिस्टम को सिक्योर रखने में, चलाने में आपका योगदान रहा है, तो ये रहा आपका रिवॉर्ड। अब नॉमिनेटर्स ने भी क्योंकि उन्हें स्टेक दिया था, उसके तरफ कंट्रीब्यूट किया था, तो उन्हें भी रिवॉर्ड्स मिलता है। और ये स्टेकिंग की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये, सबसे पहले तो प्रूफ ऑफ स्टेक पे बात आ जाए कि ये एन को हटा दो, पहले पीओएस पे आओ, प्रूफ ऑफ स्टेक। तो लोगों को इस अपने टोकन से स्टेक करने पड़ते हैं, और जितना ज़्यादा तुम्हारा टोकन से स्टेक्ड रहेगा, तुम्हारी उतनी प्रोबेबिलिटी होगी कि तुम्हें वैलिडेट करने मिलेगा। अब नॉमिनेटेड वर्ड इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे नॉमिनेटर्स जो है वो वैलिडेटर्स को नॉमिनेट कर रहे हैं, डायरेक्टली वैलिडेटर्स नहीं चूज हो रहे हैं। ये छोटा सा डिफरेंस है तुम्हारे प्रूफ ऑफ स्टेक से। और प्रूफ ऑफ स्टेक ऑलमोस्ट हर चेन में किसी ना किसी तरीके से यूज होता है, चेंज होकर ही, और डायरेक्टली वो तो इथीरियम में ही इम्प्लीमेंटेड है। अब रिले चेन क्योंकि तुम्हारा एक लेयर जीरो चेन है, तो इसकी लिमिटेड फंक्शनलिटी है, गवर्नेंस हो गया, वैलिडेशन हो गया, सिर्फ यही सब चीजें इसमें है। इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एग्जीक्यूशन सपोर्ट नहीं होता है, तो तुम अपने डैप्स वगैरह इस पे बिल्ड नहीं कर सकते हो। तो बस इसका इतना काम होता है रिले चेन का, यही कि तुम्हारे वैलिडिटी हो गई, ट्रांजैक्शंस की सिक्योरिटी हो गई, इन सब को, बेसिक आर्किटेक्चर को चलाना रिले चेन का काम है। ठीक है, तो अब इतना समझ में आ गया है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं पैरा चेन्स पे। तो पैरा चेन्स जो है तुम्हारे लेयर वन चेन्स होते हैं, जो कि तुम्हारे रिले चेन से कनेक्टेड होते हैं। अब ये लेयर वन चेन कुछ भी हो सकते हैं तुम्हारे, कोई भी तुम अपना ब्लॉकचेन कल को बनाए हो लेयर वन का, तो तुम उसको अटैच कर सकते हो रिले चेन से। अब ये रिले चेन क्योंकि लेयर जीरो होता है, तो उस पर तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं एग्जीक्यूट होता है, लेकिन जो पैरा चेन्स होते हैं वो लेयर वन चेन्स होते हैं, तो उन पे तुम आराम से, उनकी इम्प्लीमेंटेशन तो होगी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट करने की, तो तुम उस पर आराम से अपने डैप्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एसेट एक्सचेंज करना है, एनएफटीज वगैरह, डी फाई, वो सारी एप्लीकेशंस तुम आराम से बना सकते हो अपने पैरा चेन्स पे। पैराचेन्स सेपरेट, एकदम अलग इम्प्लीमेंटेड ब्लॉकचेन्स होते हैं, जिनकी अपनी ब्लॉक्स प्रोड्यूस की जाती हैं, उनके अपने गवर्नेंस वगैरह होते हैं, अपने रूल्स होते हैं। बट क्या नहीं होता उनके पास? तो उनके पास वैलिडेटर्स नहीं होते हैं, कि भाई ट्रांजैक्शंस तो पैराचेन में हो रहे हैं, ब्लॉक्स में आ रहे हैं, लेकिन उनको वैलिडेट करने के लिए कोई नहीं होता है पैराचेन में। उसके लिए पैराचेन डिपेंड कर जाता है रिले चेन के वैलिडेटर्स पे। तो जो रिले चेन में वैलिडेटर्स होते हैं, उनका काम होता है कि पैरा चेन में जो भी सेट ऑफ ट्रांजैक्शन से जो भी ब्लॉक्स उधर से आ रहे हैं, उनको वो वैलिडेट करके
फाइनल ब्लॉक्स में उसको कन्वर्ट करे, फाइनल चेन में उसको जोड़े उनके। तो पैरा चेन के जो नोड्स होते हैं जो राइट साइड में तुम देख सकते हो उन्हें कोलैटर्स बोलते हैं। वही ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं जैसे कोई सी भी नॉर्मल ब्लॉकचेन का नोड रहता है, और वो सबमिट करते हैं अपने ब्लॉकचेन के स्टेट को, उसकी अवस्था को, कि ये ट्रांजैक्शन होने के बाद ये स्टेट है। जैसे कि एक बंदे ने किसी को 5 टोकन्स भेज दिए, तो अब उसके पास अपने अकाउंट में 5 टोकन्स कम हो गए और जिसे भेजे उसके अकाउंट में 5 टोकन्स ज्यादा होंगे। तो ये एक स्टेट हुआ, अवस्था हुआ, कुछ चेंज हुआ पुराने अवस्था से। तो ये सारा चीज जो है वो सबमिट करते हैं कोलैटर्स के ना वैलिडेटर्स को। वैलिडेटर्स ये सारा चीज चेक करते हैं, अगर सब कुछ सही है तो वो ऐड कर देंगे पैरा चेन के फुल चेन में, अदरवाइज वो उसे रिजेक्ट कर देंगे। तो बेसिकली रिले चेन तुम्हारा जितने भी पैराचेन्स अटैच्ड होते हैं रिले चेन से, सबके स्टेट को मैनेज करते हैं। तो ये स्टेट ऑफ स्टेट्स हो गया या ब्लॉकचेन ऑफ ब्लॉकचेन्स हो गया। हर ब्लॉकचेन को तुम वेरीफाई कर रहे हो एक सेंट्रल ब्लॉकचेन से, रिले चेन से। इसीलिए ये टर्म आता है ब्लॉकचेन ऑफ ब्लॉकचेन्स। और यही एक अलग सा आइडिया था डॉक्टर गेविन वुड का, कि भाई सिर्फ एक ब्लॉकचेन सेंट्रल ना रहे, सिर्फ एक ब्लॉकचेन ही फर्निश ना करे। अगर अलग कल को अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग नीड्स के लिए ब्लॉकचेन्स बनाए जाते हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको साथ में इंटर ऑपरेट करने के लिए तुम अपना इंडिपेंडेंट चलाओ, तुम रिलीजन से कनेक्ट हो जाओ, वैलिडेटर्स की पूरी इकोसिस्टम रहेगी, वो सारा कुछ संभाल लेगा। तो ठीक है, आई गेस ये पैराचेन्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी है। तो पैराचेन्स बेसिकली पोल्का डॉट के शार्ड्स होते हैं। तो शार्ड्स तुम्हारा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होता है। देखो, स्केलिंग दो तरीकों की होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो वर्टिकल स्केलिंग में होता है कि आप अपने जो हार्डवेयर है उसकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हैं। लाइक एक टीबी का हार्डवेयर है तो उसे 10 टीबी में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होता है कि आप नंबर ऑफ मशीन्स को बढ़ा रहे हैं, कि आपके पास 1 टीबी का एक सीपीयू है, तो आप ऐसे ऐसे 10 सीपीयूज ले रहे हैं, तो आपके पास टोटल 10 टीबी हो गया। तो शार्ट से ही होता है, इनमें बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है, क्योंकि आप एक मशीन पे एक सेट ऑफ काम को या एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को एलोकेट कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे आप काम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग मशीन्स पे। तो जैसे अलग अलग वैलिडेटर्स हो गए, एक वैलिडेटर एक इकोसिस्टम को ले लिया, दूसरा वैलिडेटर ने दूसरे लेयर वन पैराचेन को ले लिया, तो ऐसे ऐसे उन्होंने अपने बीच में काम डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का एग्जांपल हुआ, जो कि बेसिकली शार्डिंग ही होता है। इसीलिए पोल्का डॉट शार्डिंग का एग्जांपल है। अब हर पैराचेन्स की अपने टोकन्स होते हैं, कम्युनिटी होती है, इकोनॉमी, गवर्नेंस, सारे रूल्स रेगुलेशन वो सारे अपने वो चला सकते हैं। उन्हें उसके लिए रिले चेन या पोल्का डॉट से कोई सहमति या इजाज़त या उस पर डिपेंडेंस की ज़रूरत नहीं है। वो साथ में इंटर ऑपरेट भी कर सकते हैं। ब्लॉकचेन्स जो भी पैराचेन्स है वो आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं, टोकन्स भी शेयर कर सकते हैं। उसके लिए क्रॉस कॉन्सेंसस मैसेजिंग फॉर्मेट होता है, उसको एक्सीएम शॉर्ट में कहते हैं। उसके तहत ही ये काम हो सकता है। अब जो पैरा चेन्स होते हैं उन पे लेयर टू चेन्स और ब्रिजेस भी बने हो सकते हैं। तो बेसिकली तुम देख सकते हो कि जैसे एक अकेला चेन एग्जिस्ट करता है वैसे ही एग्जिस्ट करने की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। बस तुम अपने साथ में बाकी सबको लेके चल रहे हो पोल्का डॉट के रिले चेन के साथ। अब पैरा चेन 100 से ज़्यादा सपोर्ट करता है रिले चेन, और एक पैरा चेन को अपना स्लॉट जो है वो लीज करना पड़ता है रिले चेन पे, कि भाई ऑब्वियसली ऐसे ही कोई पैरा चेन तो आके कल को नहीं ना जुड़ जाएगा रिले चेन पे। उसे कुछ पैसे देने पड़ेंगे, कुछ रेंट देना पड़ेगा, ताकि वो इकोसिस्टम चल पाए, क्योंकि ये कंपटीशन यूज होता है, रिसोर्सेज यूज होते हैं, तो पैसे तो लगेंगे ही। तो उन्हें इस जगह को अपने लिए रिजर्व करने के लिए, वो स्लॉट को रिजर्व करने के लिए जब भी ऑक्शन होता है उन्हें स्टेक अपना देना पड़ता है। स्टेक या बेसिकली जो भी रेंट हुआ या वैल्यूज हो गई उसे देनी पड़ती है। तो ये एडवांस पेमेंट मॉडल होता है। अब जैसे 2 साल के लिए तुमने रिजर्व कर लिया अपना स्लॉट, वैसे होता है। ठीक है, तो आई गेस ये समझ में आ गया होगा पैराचेन्स के बारे में सब कुछ। अब पैराथ्रेड्स, तो पैराथ्रेड्स बेसिकली कुछ नहीं होता है, पैराचेन्स का तुम्हारा पे एज यू गो अल्टरनेटिव होता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ब्लॉकचेन 2 साल तक रिजर्व कर पाए, उसके पास उतना सारा रिसोर्स, मतलब उतना सारा करेंसी या पैसे हो ही कि वो रिजर्व कर पाए।
तुम एक काम और कर सकते हो कि जैसे जैसे तुम्हें अपना ट्रांजैक्शंस वैलिडेट करवाने हैं, तुम उसी समय पे कर सकते हो, और जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए, दैट्स इट। तुम्हें अलग से बार बार हमेशा 2 साल के लिए एक साथ उसमें अटैच होने की जरूरत नहीं है। जब भी तुम अपने ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करना चाह रहे हो, तुम अटैच होगे, तुम पे करोगे, और फिर तुम हट जाओगे। तो ऐसे 10,000 पैराथ्रेड्स सपोर्ट होते हैं रिले चेन में। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि जब हाई नेटवर्क कॉन्जेशन होगा, तब पैराथ्रेड्स अगर अटैच होकर अपना ट्रांजैक्शंस वैलिडेट करवाना चाहेंगे, तो उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि और भी बहुत सारे पैराथ्रेड्स और पैराचेन्स उसमें अटैच्ड होंगे, उनके बहुत सारे ट्रांजैक्शंस भरे पड़े हैं। जब नेटवर्क कंजेस्टेड है, तो फिर जब डिमांड हाई हो जाएगी, तो तुम्हें पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे, और जब डिमांड लो है, तो वही काम बहुत कम पैसों में, बहुत कम टोकन्स में आराम से हो जाता है। तो ये छोटा सा दिक्कत है पैराथ्रेड्स के साथ। ऑल द फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बट ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है तुम्हारा। तो नीचे के डायग्राम में अब तुम एक ओवरऑल डायग्राम देख सकते हो कि कैसा वो आर्किटेक्चर होता है। तो तुम्हारा रिले चेन है, रिले चेन में स्लॉट्स होते हैं पैरा चेन और पैरा थ्रेड्स के लिए। ये पैरा चेन्स तुम्हारे अटैच्ड हैं। पैरा चेन अदर ब्लॉकचेन से भी अटैच्ड हो सकते हैं, थ्रू ब्रिजेस और लेयर 2 ब्लॉकचेन उन पे बिल्ड हो सकते हैं। अब ये वैलिडेटर्स वगैरह हो गए तुम्हारे। पैरा थ्रेड का तुम्हारा एक पूल बना हुआ है, उस पे अदर ब्लॉकचेन्स भी हो सकते हैं, उनके कोलैटर्स वगैरह हैं। तो बेसिकली तुम देख पा रहे हो हर एक अलग अलग ब्लॉकचेन आके, जैसे प्लग में स्विच नहीं डाला जा सकता है, उसी तरीके से अलग अलग ब्लॉकचेन्स तुम्हारे वो प्लग हो गए, और स्विच तुम्हारा ये रिले चेन है, तो बस वैसे ही हो रहा है काम। ठीक है, अब आते हैं उसामा पे। तो बेसिकली ये जो पोल्का डॉट चेन है, उसके साथ साथ एक चेन और बनाया गया, कुसामा। अब वजह इसलिए क्योंकि ये, और ऑल्दो ये डिफरेंट ब्लॉकचेन है, और ये बनाया गया तुम्हारा सिक्योरिटी के कारण। तो बेसिकली इन्होंने पोल्का डॉट इकोसिस्टम ने ये देखा कि बिफोर रनिंग एनी डैप्स और इकोसिस्टम फाइनली लॉन्चिंग ऑन पोल्का डॉट, ये इसको कुसामा पे लॉन्च करते हैं। तो एक काइंड ऑफ जैसे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, पहले टेस्ट नेट पे हम उसको टेस्ट करते हैं, या डेवलपर नेटवर्क पे, देन उसको फाइनली लॉन्च कर देते हैं मेन नेट पे। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम ऐसा है कि तुम्हारा कुसामा भी एक्चुअली एक रियल नेटवर्क है। तो तुम अपने पहले टेस्टिंग जो है, तुम्हें जिस भी टेस्ट नेट पे करना है करोगे, ठीक है। बट तुम्हारा एक्चुअल जो टेस्टिंग होगा, जो कि ऑथराइज्ड होगा, मतलब सब लोग उसको मानेंगे भी, तो वो कुसामा के रियल नेट पे होगा। जब तुम्हारा डैप या जो भी तुम्हारी एप्लीकेशन है कुसामा पे बिल्कुल सही चलेगी फॉर सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस की, उसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज तो नहीं है कि कोई भी आके उसमें अटैक कर दे, या कुछ भी और इश्यूज तो उसमें नहीं है। तो ये सब चेक हो जाएगा, तब उसके बाद ही तुम पोल्का डॉट पे अपने ऐप को लॉन्च कर सकते हो। तो कुसामा पे एज कम्पेयर टू पोल्का डॉट थोड़े कम पेनल्टीज होते हैं, लो बैरियर होता है, और थोड़ा सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सपोर्ट होता है उसमें। उसके अपने केएसएम टोकन्स भी होते हैं। तो इस कारण कुसामा आ, साथ में चलाया जाता है पोल्का डॉट के। आर्किटेक्चर वाइज दोनों एग्जैक्ट सेम होते हैं। तो बस कुसामा का काम ये है कि पोल्का डॉट पे लॉन्च होने से पहले सारी टेस्टिंग सिक्योरिटी वाइज, परफॉर्मेंस वाइज तुम्हें कुसामा पे करनी होगी, और वहां पे तुम्हारा ग्रीन फ्लैग लेना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब नॉमिनेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ जाते हैं। तो थोड़ा बहुत तो इसके बारे में बता दिए, बट फिर भी थोड़ा सा और बता देते हैं। तो ये पोल्का डॉट पे नॉमिनेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्सेंसस यूज होता है। अब इसमें स्टेक बेस्ड और रेपुटेशन बेस्ड मैकेनिज्म यूज होता है वैलिडेटर्स को सेलेक्ट करने के लिए, कि तुम्हारा जो ऑलरेडी रेपुटेशन है नेटवर्क में, तुम्हारी जो हिस्ट्री रही है कि तुम कितने ऑनेस्टली नोड्स को ऐड करते हो, क्या वैलिडेट करते हो ट्रांजैक्शंस को, तुम्हारी पूरी जो रेपुटेशन है उसके साथ में तुम्हारे कितने स्टेक्स है, मतलब तुम कितना पैसा लगा रहे हो, प्लस तुम्हें जो नॉमिनेट कर रहे हैं वो लोग का कितना पैसा है। ये सारे फैक्टर्स मिलके तुम्हारी प्रोबेबिलिटी को डिसाइड करते हैं कि तुम नेक्स्ट एक्टिव सेट में वैलिडेटर के लिए सेलेक्ट होगे कि नहीं। तो अगर कोई वैलिडेटर तुम्हारा रिवॉर्ड जीतता है, तो उसके साथ में जो भी नॉमिनेटर्स होते हैं वो शेयर करते हैं रिवॉर्ड को। अब हाँ, अगर कोई वैलिडेटर कुछ गलत करता है, मैलिशियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, या इनएक्टिव रहता है लंबे समय के लिए, अगर ऐसा कुछ करता है, तो उसे पेनलाइज किया जाता है। पेनलाइज इन द सेंस कि उसके स्टेक को और उसके रेपुटेशन को घटा दिया जाता है नेटवर्क पे, जिस कारण तुम्हें नेक्स्ट टाइम से दिक्कत होगी इस नेटवर्क में थ्राइव करने के लिए, उस नेटवर्क में
एज अ वैलिडेटर अगेन सेलेक्ट होने के लिए तुम्हें अपनी रेपुटेशन फिर से बिल्ड करनी होगी। ये कुछ ऐसा ही है कि भाई किसी आदमी की इज्जत है, तो एक बार इज्जत पे चोट लग जाती है तो फिर उसे बनाने में बहुत समय लगता है। तो इज्जत और पैसा दोनों तुम्हारा गिरा दिया जा रहा है, तो तुम्हें उसे बनाने में फिर से बहुत समय लगेगा। इससे बेटर है कि तुम ऑनेस्टली काम करो और अपनी इज्जत पैसों दोनों को रिटेन रखो। तो बस यही एक अ, साधारण भाषा में, सरल भाषा में एनपीओएस का यही एक्सप्लेनेशन है। और स्टेक और रेपुटेशन डिक्रीज हो जाती है। ओके, सो एनपीओएस आई गेस सब लोग समझ गए होंगे। हाँ, अब बात करते हैं सबस्ट्रेट के बारे में। तो ये जो पोल्का डॉट बनाया गया है ब्लॉकचेन, वो सबस्ट्रेट फ्रेमवर्क पे बनाया गया, और सबस्ट्रेट फ्रेमवर्क तुम्हारा रस्ट लैंग्वेज पे बेस्ड है। एंड बाय द वे आई एम नॉट एट ऑल रिलेटेड टू रस्ट इकोसिस्टम। ओके, तो रस्ट लैंग्वेज की मदद से इन्होंने, डॉक्टर गिवन वुड एंड हिज टीम ने एक फ्रेमवर्क बनाया, सबस्ट्रेट। तो अब सबस्ट्रेट एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि तुम्हें हेल्प कर सकता है एक कंप्लीटली डिफरेंट ब्लॉकचेन फिर से बनाने में। तो बेसिकली जो है, डॉक्टर गिविन वुड में इनफैक्ट 2017 में बर्लिन में उनका एक कुछ सेमिनार या मीटअप हुआ था। तो उन्होंने 15 से 20 मिनट के अंदर सबस्ट्रेट का यूज करते हुए एक न्यू ब्लॉकचेन बना दिया था। अब उसका कारण ये है कि एक प्री डिफाइंड एक डेवलपमेंट किट है जिसमें जो भी क्लासेस हैं वो सारे ऑलरेडी डिफाइंड और मतलब बनाए हुए हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये ब्लूप्रिंट है एग्जैक्टली। तो जितने भी ब्लॉकचेन के एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे बेसिकली कॉन्सेंसस हो गया, नेटवर्किंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो गया, तो इसके जो भी कोड्स हैं वो सारे ऑलरेडी डाले हुए हैं। तो तुम्हें क्या करना है, बस उसके ऊपर अपने इम्प्लीमेंटेशन को बिल्ड करना है। तो सबस्ट्रेट इसीलिए काफी ज्यादा हेल्प कर देता है। एक एग्जांपल सबस्ट्रेट का है फायर नेटवर्क, वो भी सबस्ट्रेट पे बना हुआ है। ओके, तो पोल्का डॉट भी सबस्ट्रेट पे बना हुआ है, ठीक है। जो भी, हाँ, ये बात है कि पैराचेन्स कोई ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे सबस्ट्रेट पे बने हुए हो तभी आप कनेक्ट कर सकते हैं रिले चेन पे। और उसी तरह ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई सबस्ट्रेट पे बना हुआ ब्लॉकचेन पोल्का डॉट या कुसामा के रिले चेन से कनेक्टेड ही हो। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है। तो सारे ब्लॉकचेन्स को एक साथ थ्राइव करने के लिए और एक साथ ऑपरेट करने के लिए। तो यार, दैट वाज ऑल, थैंक यू। विल मीट यू सून विथ अनदर वीडियो। आई होप ये पोल्का डॉट का जो भी बेसिक आर्किटेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा कि ये सारा कुछ कैसे काम करता है। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक, किसी और ब्लॉकचेन या देखते हैं पोल्का डॉट के बारे में ही। डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट, और अगर कुछ नहीं होगा तो जो भी मेरा मन करेगा ले आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।